हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लोग दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में JEE का एग्ज़ाम 7 मार्च 2021 को हुई थी। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को IRPWM से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें मिलेगा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो का आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, तो आपके आने वाले JEE एग्ज़ाम में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में जोनल रेलवे कोलकाता मेट्रो को छोड़कर संख्या कितनी है? तो दोस्तों 17 होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कोटा डिवीज़न भारतीय रेलवे के किस जोनल रेलवे के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, कोटा डिवीज़न पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, यानी कि WCR, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारतीय रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में ERC का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों, ERC का पूर्ण रूप होता है इलास्टिक रेल क्लिप, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में PQRS ट्रैक मशीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, PQRS ट्रैक मशीन का उपयोग ट्रैक कार्य का रिलेइंग करने के लिए PQRS ट्रैक मशीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पाँचवा नंबर देखेंगे, IRS T12 के अनुसार 60 kg प्रति मीटर UIC 60 नई रेल की कुल ऊंचाई कितनी होती है? तो 60 kg रेल की नई ऊंचाई 172 mm, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, IRS T12 के अनुसार 52 kg प्रति मीटर नई रेल के निचले फ्लेंज की चौड़ाई क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 136 mm, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के संपूर्ण खंड के रात्रि निरीक्षण के लिए JEE प्रभारी या अनुभागीय के अलावा का निरीक्षण कार्यक्रम क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार। घाट सेक्शन है तो वहाँ पे JEE 15 दिन में, और सेक्शनल है, JEE है, इंचार्ज हैं तो उनका जो है 1 महीने में एक बार होता है, और यदि ADN का बात करें तो उनका निरीक्षण 1 महीने में एक बार होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के गुड्स लाइन पॉइंट और क्रॉसिंग के लिए JEE प्रभारी या अनुभागीय के अलावा का निरीक्षण कार्यक्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने में एक बार, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार गैंगमेट को हाथ संकेतों के साथ एक ट्रैक मेंटेनर भेजना चाहिए जब जिस जगह पर कार्य हो रहा हो वहां से समीप आने वाली ट्रेन को कम से कम कितनी दूरी से नहीं देखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 600 मीटर, और यदि 600 मीटर पर भी अगर आगे जो है मुड़ान है तो उसको फिर 1200 मीटर पे भेजा जाता है, ठीक है। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, की मैन के लिए रिफ्रेशर कोर्स किस आवृत्ति के साथ किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, की मैन के लिए रिफ्रेशर कोर्स 5 वर्ष में एक बार, ठीक है।
ट्रैक मेंटेनर के लिए भी 5 वर्ष में एक बार। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोटर ट्रॉली चालक द्वारा मोटर ट्रॉली के संचालन के लिए योग्यता प्रमाण पत्र न्यूनतम किस स्तर पर जारी किया जाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहायक मंडल इंजीनियर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखेंगे, 45 से 55 वर्ष की आयु वाले गेटमैन के लिए आवधिक चिकित्सा परीक्षा PME की आवृत्ति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष में एक बार। ठीक है। इसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार वक्र 2 डिग्री से बड़ा हो पर न्यूनतम उपकर चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 900 mm। देखिए दोस्तों, इसमें टोटल तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन को छोड़कर बाकी जितना भी क्वेश्चन है, हिंदी छोड़कर और कुछ क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब IRPWM से क्वेश्चन उठाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप लेटेस्ट एग्ज़ाम JEE की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को यदि आप शुरू से अंत तक देखते हैं और नोट करते हैं तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाता है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 यानी कि IRPWM 2020 जो मैनुअल है, उसके हिसाब से ग्रुप डी मार्ग की लूप लाइन में गिट्टी कुशन की न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 250 mm। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, गिट्टी को अंडर साइज माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि 40 mm वर्ग की जाली चलनी पर धारण निम्न से कम हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40%। ठीक है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गिट्टी की 100 घन मीटर आपूर्ति के पश्चात गिट्टी के प्रभाव मूल्य जांच के लिए परीक्षण आवृत्ति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक 2000 घन मीटर के लिए एक परीक्षण। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्लूड जॉइंट के लिए G3L प्रकार में बोल्ट की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता है। यदि G3L का बात होगा तो 6 बोल्ट होगा, और यदि G3S का बात होगा तो इसमें 4 बोल्ट रहता है। ठीक है। L है तो लॉन्ग वेल्डेड रेल हो गया, और S है तो शॉर्ट वेल्डेड रेल। ठीक है। यानी कि इसमें हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी, 6 बोल्ट। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, RT 3706 GFN लाइनर 60 kg स्लीपर पर 60 kg रेल सेक्शन में उपयोग किया जाता है, उसका रंग क्या होता है? तो उसका रंग होता है सफ़ेद रंग होता है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुलों पर रनिंग रेल को निम्न में से किस फिटिंग के साथ बिछाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 मीटर लंबी फिश प्लेट और 6 नग बोल्ट। ठीक है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ड्राइंग नंबर RT 6922 धारक इम्प्रूव्ड ACJ को अधिकतम किस वक्र पर रखा जा सकता है? तो RT 6922 को अधिकतम 4 डिग्री वक्र पर रखा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1/12 फैन शेप्ड लेआउट में पॉइंट और क्रॉसिंग स्लीपरों, सभी प्रवेश और निर्गम स्लीपरों सहित की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 96। ठीक है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में स्लीपर घनत्व शब्द का तात्पर्य क्या होता है? यानी कि 1 किलोमीटर में ट्रैक के प्रति स्लीपरों की संख्या। ठीक है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, PSC स्लीपरों का उपयोग ट्रैक सर्किट स्थानों में किया जा सकता है यदि वे निम्नानुसार चिन्हित हैं। FTC बोले तो फिट फॉर ट्रैक सर्किट, ऑप्शन सी हो जाएगा।
24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। रेल के हर अंत में वेव पर पीला पेंट इंगित करता है। रेल के टुकड़े की लंबाई निम्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13 मीटर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की यूएसएफडी मशीनों में परीक्षण की रिकॉर्डिंग की सुविधा उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्कैन मशीन। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यूएसएफडी मैनुअल के अनुसार डी मार्क रेल के परीक्षण करते समय कितना अतिरिक्त गेन नियोजित किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 10 डेसिबल। ठीक है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में निम्नलिखित में से किस वाहन में रेल का यूएसएफडी परीक्षण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी SPURT कार। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। यूएसएफडी मैनुअल के अनुसार DFWR वेल्ड का पता लगाने के लिए कितने महीने के भीतर बदला जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 महीने के भीतर बदला जाना। 29 नंबर। यूएसएफडी मैनुअल के अनुसार 60% से अधिक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के दोषों को दर्शाने वाला एक वेल्डेड जॉइंट को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी DFWR। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यूएसएफडी मैनुअल के अनुसार रेल टेस्टर में उपयोग की जाने वाली अल्ट्रासोनिक प्रोब की आवृत्ति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 मेगाहर्ट्ज अनुदैर्घ्य तरंग और 2 मेगाहर्ट्ज अनुप्रस्थ तरंग है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यूएसएफडी मैनुअल के अनुसार बोल्ट छेद दरार का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोब आदर्श है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 37 डिग्री, ऑप्शन बी। ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे और हिंदी वाले हिंदी में। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यूएसएफडी परीक्षण की आवृत्ति निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो इसका जो है सेक्शन का वार्षिक जीएमटी पर निर्भर करती है। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जलग्राही नालियाँ प्रायः किसमें प्रदान की जाती है? तो जलग्राही नालियाँ कटिंग पर निर्भर मतलब प्रदान की जाती है। नालियाँ कैच वाटर ड्रेन्स जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। IRPWM 2020 के अनुसार नई रेलों की लोडिंग और अनलोडिंग करते समय रैंप को निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुपयोगी रेल। ठीक है। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार PQRS कार्यों के लिए सेवा रेल के लिए कौन सा विकल्प सबसे सही है? तो दोस्तों उपयोग से पहले अनिवार्य रूप से यूएसएफडी का परीक्षण किया जाना चाहिए, ऑप्शन ए। ठीक है। शुड मैंडेटोरीली बी यूज्ड टेस्टेड बिफोर यूजेस। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार संक्षारण रोधी पेंटिंग किस मानक अनुसार किया जाना चाहिए? तो दोस्तों 100 माइक्रोन के 2 कोटे। ठीक है। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार गेज फेस की ओर लाइनर संपर्क क्षेत्र की ग्रीसिंग और सीलिंग कब की जानी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष में एक बार। 38 नंबर देखेंगे। IRPWM 2020 के अनुसार अस्थाई रेल क्लोजर की न्यूनतम लंबाई कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 5.5 मीटर। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार एक ही रेल पर 2 क्लोजर को कम से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए? एक रेल पर 2 क्लोजर की बात हो रही है तो कम से कम 39 मीटर होना चाहिए। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल्ट के छेदों को चेम्फरिंग करने
से किस दरार को रोका जा सकता है? तो चेम्फरिंग का बात हो रही है तो इसमें हो जाएगा स्टार दरार। इसको याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार आमतौर पर टर्न इन कर्व की त्रिज्या किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 350 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। IRPWM 2020 के अनुसार 1/12 थिक वेव स्विच के लिए अनुमेय गति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, TWS। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार जब तक अन्य अनुमोदित विशेष निर्देशों द्वारा निर्धारित न की गई हो तब तक नॉन इंटरलॉक्ड फेसिंग पॉइंट पर ट्रेनों की गति किससे अधिक नहीं होगी? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार सिग्नल की प्रकृति को प्रभावित करने वाले पॉइंट की शिफ्टिंग के मामले में किसकी मंजूरी की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा CRS, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, रेल सुरक्षा आयुक्त। ठीक है। 45 नंबर देखेंगे। IRPWM 2020 के अनुसार नए बिछाए गए ट्रैक के लिए स्लीपर से स्लीपर गेज के भिन्नता किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 mm। इसके बाद 46 नंबर देखेंगे। IRPWM 2020 के अनुसार नए बिछाए गए ट्रैक के लिए अनुमोदित अनुदैर्घ्य खंड के संदर्भ में अनुदैर्घ्य स्तर की भिन्नता की अनुमेय सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 mm। ठीक है। इसके बाद 47 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रैक मशीन का उपयोग टर्न आउट बिछाने के लिए किया जाता है? तो T28, ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 नंबर। IRPWM 2020 के अनुसार पुल एबेटमेंट से रेल जोड़ों को कितने दूरी के पश्चात होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 3 मीटर। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार TBU 41,327 वाले संपार फाटक को किसमें वर्गीकृत किया जाना चाहिए? दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो संपार फाटक का देखा होगा तो उसमें ये सब क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। तो हमने बताया था कि यदि 30,000 से 50,000 के बीच में TBU रहता है तो उसे A क्लास में जाना जाता है, और यदि 50,000 से अधिक है तो उसे स्पेशल क्लास में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, A वर्ग, यानी कि A क्लास। ठीक है। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उसके पहले मैं बोलना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में जाकर आप टोटल पार्ट क्वेश्चन बैंक 2000 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड किया जा चुका है। आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप टोटल पार्ट को देखिए, और उसके बाद आप लोग ये क्वेश्चन को बिना आंसर के ही सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद 50 नंबर देखते हैं। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार निकटतम ट्रैक की सेंटर लाइन से गेट लॉज की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 मीटर। ठीक है। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार A वर्ग संपार फाटक के लिए गेट कीपर की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन ए, रेल जोड़ों को चेक रेल में नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार संपार फाटक से सिटी बोर्ड की को कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हीसिल बोर्ड अप्रोच ऑफ लेवल क्रॉसिंग। तो इसका डिस्टेंस होगा 600 मीटर। 54 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार जहां भी वक्र पर संपार फाटक हो वहां गेट लॉज वक्र के बाहर बनाया जाएगा। ठीक है, न कि अंदर। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार बैनर झंडों की न्यूनतम संख्या जो संपार फाटक पर उपलब्ध होनी चाहिए, तो न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद 56 नंबर, संपार फाटक पर सड़क की सतह से गेट बूम की अनुमत ऊंचाई क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1000 mm। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एटी वेल्डिंग मैनुअल के अनुसार प्री हीटिंग के दौरान आदर्श तापमान जो प्राप्त किया जाना चाहिए, तो पहले क्वेश्चन इसका आंसर था 600 ± 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अभी जो है चेंज हो गया है 650 से 850 डिग्री सेल्सियस। इसे आप लोग याद रखिएगा, 57 का 650 से 850 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर देखेंगे। एक एटी वेल्ड के केंद्र से दोनों तरफ हीट प्रभावित क्षेत्र HAZ की लंबाई कहाँ तक होती है? तो इसका आंसर होगा 75 mm, ऑप्शन बी। 59 नंबर देखेंगे। एटी वेल्डिंग मैनुअल के अनुसार वेल्डिंग करने से पहले छोर से पैर, वेब और रेल के सिरे को कितनी लंबाई तक साफ किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 50 mm। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एटी वेल्डिंग मैनुअल के अनुसार वेल्डिंग करने के लिए रेल सिरों को किससे काटा जा सकता है? तो साह से भी और एब्रेसिव डिस्क कटर से भी, ऑप्शन सी। ठीक है। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एटी वेल्डिंग मैनुअल के अनुसार इन सीटू वेल्डिंग के मामले में प्रस्तावित वेल्ड के दोनों ओर रेल फास्टनिंग को कम से कम कितने स्लीपर तक ढीला किया जाना चाहिए? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 5 स्लीपर। ठीक है। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एटी वेल्डिंग मैनुअल के अनुसार इन सीटू वेल्डिंग के मामले में प्रस्तावित वेल्ड के दोनों ओर कितना क्लियर जगह उपलब्ध होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 250 mm। ठीक है। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एटी वेल्डिंग मैनुअल के अनुसार फिश प्लेट जॉइंट अथवा किसी भी अन्य वेल्डेड से एटी वेल्ड को कम से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 मीटर। 64 नंबर देखेंगे। एटी वेल्डिंग पोर्शन की सेल्फ लाइफ क्या होती है? देखिए दोस्तों, इसका जो है 12 महीना होता था, लेकिन अभी जो है कोई निर्दिष्ट सेल्फ जीवन एटी वेल्डिंग ऑपरेशन के लिए इंगित नहीं किया गया है। ठीक है। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार रेल पथ के क्षतिग्रस्त होने के कारण दुर्घटना की सूचना मिलने पर संबंधित जेई दुर्घटना के स्थल के लिए किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शीघ्रतम उपलब्ध साधन के द्वारा पहुंचना चाहिए। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार दुर्घटना के समय स्थिति के सामान्य मूल्यांकन और सभी कार्यों के समन्वय के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों साइट पर सबसे वरिष्ठ रेलवे अधिकारी, सीनियर मोस्ट रेलवे ऑफिसर एट द साइट। ठीक है। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार अस्थायी मोड के मामले में कोई सुपर एलिवेशन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार दिन गश्त के दौरान प्रत्येक मानसून पेट्रोलमैन ले जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 लाल झंडे और 1 हरा झंडे। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार सभी लूप लाइनों का उथली छनाई की जानी चाहिए, तो कम से कम 7 साल में एक बार। ठीक है। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार एक LWR के लिए न्यूनतम रेल खंड कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 52 kg। ठीक है। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। IRPWM 2020 के अनुसार एक LWR के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक रेल खंड हो सकता है। ठीक है। इसके बाद 72 नंबर देखेंगे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार यदि LWR को पॉइंट और क्रॉसिंग के पास समाप्त किया जाता है तो ACJ और SRJ के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? SEJ और SRJ के बीच की दूरी 39 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि 72 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 39 मीटर। 73 भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार केवल पृथक स्थानों पर शोल्डर में गिट्टी की कमी के काम के लिए काम सुनिश्चित करने वाले कर्मचारी या पर्यवेक्षक का निम्नतम स्तर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैंगमेट। ठीक है। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार वक्रों के मुख्य संरेखण के काम के लिए काम सुनिश्चित करने वाले कर्मचारी या पर्यवेक्षक के निम्न स्तर का क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, JEPV। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार रख रखाव कार्य पूरा होने के बाद यदि तापमान TD+20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो गति प्रतिबंध लागू करना काम सुनिश्चित करने वाले कर्मचारी या पर्यवेक्षक के निम्न स्तर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गैंगमेट। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार डिस्ट्रेसिंग के बारे में सभी कार्य काम सुनिश्चित करने वाले कर्मचारी या पर्यवेक्षक के निम्नतम स्तर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, JEPV। 77 नंबर भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता के उपनगरीय वर्गों को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो इसे ग्रुप सी मार्ग में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार प्रत्येक कीमैन को कम से कम कितने लाल झंडे ले जाना चाहिए? एकदम आसान सा सवाल है, इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आसान क्वेश्चन ही आदमी छोड़ के आ जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 लाल झंडे। 79 नंबर क्वेश्चन। फॉर्मेशन की पूरी चौड़ाई पर गिट्टी और सबग्रेड फॉर्मेशन के बीच प्रदान की जाने वाली दानेदार सामग्री की परत को क्या कहा जाता है? तो उसे ब्लैंकेटिंग परत कहा जाता है। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन। काइंट की अधिकता तब होती है जब संतुलन गति से कम गति पर एक ट्रेन वक्र पर चलती है। ठीक है। ऑप्शन ए। 81 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में वक्रता की डिग्री एक कोण द्वारा गोलाकार वक्र के केंद्र में समायोजित कोण है जिसमें कार्ड की लंबाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 30.5 मीटर। इसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब डिस्ट्रेसिंग तापमान रेल तापमान की तुलना में काफ़ी अधिक हो जाता है तब कौन सा गश्त शुरू किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 82 का ऑप्शन बी,
हॉट वेदर पेट्रोलिंग। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कर्व स्विच के टो से शुरू होने वाले और क्रॉसिंग के टो तक के फैलने वाले वक्र को क्या कहा जाता है? तो उसे लीड वक्र कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 84 नंबर, भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार 60 kg CMS क्रॉसिंग नवीकरण कितने GMT पूरा करने के बाद किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 300 GMT। 85 नंबर, भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार एक 60 kg थिक वेब स्विच नवीनीकरण कितने GMT पूरा करने के बाद किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 500 GMT। इसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे स्क्रैप के तौर पर पेश किया जाता है? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लास 3। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार स्क्रैप सामग्री के मामले में फिटिंग और फास्टनिंग का लेखा जोखा किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वजन। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार कक्षा 3 से संबंधित सभी सामग्री के सिरों का किस रंग से पेंट की पुताई होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग। ठीक है। इसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए पूर्ण ब्लॉक सुरक्षा की आवश्यकता अनिवार्य होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वेल्ड का USFD परीक्षण। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेलवे में अतिक्रमण की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी या नरम प्रकार के अतिक्रमणों के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेलवे सेवक अनुशासन और अपील नियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो 1968 में लागू हुआ। ठीक है। इसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक रेल सेवक को हिरासत की तारीख से सक्षम अधिकारी के आदेश से निलंबन के तहत रखा गया माना जाएगा यदि वह हिरासत में रहा है, चाहे वह आपराधिक आरोप में हो या अन्य, किस निम्नतम अवधि के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 48 घंटे। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेलवे सेवक D&A नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जांच के रिकॉर्ड के लिए बुला सकता है? और रेलवे सेवक D&A नियमों के तहत किसी भी आदेश को संशोधित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मंडल रेल प्रबंधक के रैंक से नीचे अपीलीय अधिकारी नहीं, रेलवे बोर्ड, भारत के राष्ट्रपति, यानी उपरोक्त सभी। इसके बाद 94 नंबर देखेंगे। उपर्युक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए किस वर्ष में नई पेंशन योजना लागू हुई? तो 2004 में NPS आया, 1/1/2004। इसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेल सेवक काम के घंटे और आराम की अवधि नियम 2005 के अनुसार प्रशिक्षण केंद्रों में काम करने वाले सभी प्रशिक्षकों को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अपवर्जित EX। इसके बाद 96 नंबर देखेंगे। रेलवे सेवक काम के घंटे और आराम की अवधि नियम 2005 के अनुसार सभी आशु लिपिकों को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सक्लूडेड EX। ठीक है। इसके बाद 97, भारत के राजपत्र के अनुसार मजदूरी का भुगतान संशोधन अधिनियम 2017 किस माह एवं वर्ष में लागू हुआ माना जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिसंबर 2016। इसके बाद 98 नंबर, भारतीय रेलवे में हाल ही में विकसित किस माध्यम से ई-पास जारी किया जाता है? तो ऑप्शन होगा बी, HRMS ऐप। ठीक है। इसके बाद 99 नंबर, भारतीय रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में आभासी परिवर्तन की लंबाई कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ वर्चुअल ट्रांजिशन 14.785 मीटर। 101 से लेकर 110 तक राजभाषा हिंदी से क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों।
प्रत्येक एलडीसी जेईई पीओ एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन राजभाषा हिंदी से आते हैं, जो कि एलडीसी जेईई पीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग राजभाषा हिंदी क्वेश्चन को ज़रूर याद रखेंगे। 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत संघ की राजभाषा की लिपि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी। ठीक है। 102 नंबर, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 350 बी। ठीक है। इसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक कर्मचारी को हिंदी में दस्ता प्राप्त समझा जाएगा यदि उसने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय रूप में लिया है। यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक कर्मचारी को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त समझा जाएगा यदि उसने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है, केंद्रीय सरकार की हिंदी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है। इसके बाद 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों को आमतौर पर हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त समझा जाएगा यदि उस कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों में से 80% ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ठीक है। इसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार संघ और एक राज्य के बीच संचार के प्रयोजनों के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाएगा यदि उस राज्य ने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं अपनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अंग्रेजी। ठीक है। इसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाही किस भाषा में होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अंग्रेजी। ठीक है। इसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार सभी विधेयकों के आधिकारिक ग्रंथों को किसी राज्य के विधानमंडल के सदन में संशोधन करने के लिए किस भाषा का प्रयोग होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंग्रेजी। 110 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय भारत के राजभाषा विभाग का अधीनस्थ कार्यालय नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसदीय राजभाषा समिति। दोस्तों, इसके पहले हमने सलेम डिवीज़न जेईई पेपर, मुंबई डिवीज़न जेईई पेपर और जयपुर डिवीज़न जेईई पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।